हेलो एवरीवन। हम चैप्टर 12 पढ़ेंगे आज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और ये मैनेजमेंट की बुक स्टीफन रॉबिन्स की है, 9th एडिशन, और मैरी कोल्टर की। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जो लर्निंग आउटलाइन है। फॉलो दिस लर्निंग आउटलाइन एज यू रीड एंड स्टडी दिस चैप्टर। तो पहले हमने देखना है कि ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट क्यों है, वाई ह्यूमन रिसोर्सेज इज इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद द HRM प्रोसेस, पहले ये explain how an organization's human resources can be a significant source of competitive advantage। पहले तो आप को ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्सेज हैं क्या। जिस तरह आपके पास रिसोर्सेज बेसिकली इकोनॉमिक्स के अंदर तो हम इसको लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर देखते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो हमारे पास जो इंसान है ये भी एज अ रिसोर्स होती है। तो इनको आप जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो या कोई फर्म के अंदर आप इंसानों को ही जॉब्स प्रोवाइड करते हो और वो आपका काम करता है। तो इसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए जितने काबिल वर्कर्स होंगे उनके पास उतना उनको फ़ायदा होगा, और जितने सुस्त या कामचोर वर्कर्स होंगे तो उतना उनको नुकसान होगा। अब ह्यूमन रिसोर्स अच्छी बनाने का तरीका क्या है, मतलब क्या तरीका होगा कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्स अच्छी हो। अगर आप खुद सोचें, अगर आपका अपना बिजनेस हो या कोई भी, अगर आपकी शॉप है या कोई फर्म अगर आप लोग रन कर रहे हैं तो उसके अंदर आप सबसे पहले तो ये चाहेंगे कि आपके पास अच्छे वर्कर्स हों। लेकिन अगर आपने अच्छे वर्कर्स ढूंढने हैं तो उसका क्या तरीका है, आपको इंटरव्यूज़ करने पड़ेंगे। आपको एक स्किल सेट डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि इस तरह का वर्कर चाहिए हमें। और फिर उसके बाद आप इंटरव्यूज़ जब लेंगे तो आपको आइडिया होगा कि वो आपकी रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये एक छोटा सा तरीका है, लेकिन ये एक फैक्ट है कि जहाँ पे अच्छी लेबर होती है वहाँ पे बिजनेस सक्सेसफुल होता है। या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो अपने वर्कर्स के ऊपर ही डिपेंड करके चलती है। तो उस हिसाब से हम पहले तो ये देखेंगे कि एक्सप्लेन हाउ एन ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज। हमने ये देखना है कि किस तरह ह्यूमन रिसोर्सेज एक फर्म को दूसरी फर्म से बेहतर बनाती हैं, उनको दूसरी फर्म के ऊपर एडवांटेज होता है। तो पहले तो हमने ये देखना है। उसके अलावा लिस्ट 8 एक्टिविटीज नेसेसरी फॉर स्टाफिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड सस्टेनिंग हाई एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। 8 एक्टिविटीज हम लोगों ने डिस्कस करनी है जो कि जरूरी हैं अच्छे वर्कर्स को हायर करने के लिए। अगर हमारे पास वर्कर्स हैं, उनको हायर करना, स्टाफिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड सस्टेनिंग हाई एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। तो सस्टेनिंग हाई एम्प्लॉय परफॉर्मेंस का ये मतलब है कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो अगर एक दिन अच्छा काम कर रहे हैं और अगले दिन अच्छा नहीं कर रहे हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। तो वो क्या तरीका है कि वर्कर्स को कॉन्टिन्यूसली मोटिवेट किया जाए कि वो अच्छा काम करें, तो ये भी हमने देखना है। डिस्कस द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट मोस्ट डायरेक्टली अफेक्ट द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस। उसके अलावा हमने ये भी देखना है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो सराउंडिंग के फैक्टर्स होंगे जो डायरेक्टली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के प्रोसेस को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये भी हमने पढ़ना है लर्निंग आउटकम के अंदर। उसके अलावा हमने ये भी देखना है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, रिक्रूटमेंट, डी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग का प्रोसेस। इसके अंदर हमने देखना है कॉन्ट्रास्ट जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, ये पढ़ना है। डिस्कस द मेजर सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल जॉब कैंडिडेट्स, ये देखना है।
कि कहाँ से हमें अच्छे कैंडिडेट्स मिलते हैं। डिस्क्राइब द डिफरेंट सिलेक्शन डिवाइसेस एंड विच वर्क बेस्ट फॉर डिफरेंट जॉब्स, कि किस तरह अच्छे वर्कर्स को ढूंढ के हायर किया जाता है और डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स के लिए किस तरह डिफरेंट एम्प्लॉयज को ढूंढा जाता है। उसके बाद टेल व्हाट अ रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू इज एंड व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट, और एक्सप्लेन व्हाई ओरिएंटेशन इज सो इम्पोर्टेंट, मतलब उनको शुरू के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना, किसी भी नए एम्प्लॉय को वो क्यों जरूरी होता है। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग एंड हाउ दैट ट्रेनिंग कैन बी प्रोवाइडेड, मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग्स आप प्रोवाइड करते हैं नए एम्प्लॉयज को, वो किस तरह की होती हैं और वो किस तरह प्रोवाइड की जाती है, ये भी हमने देखना है। मूविंग ऑन, डिस्क्राइब डिफरेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को अगर आपने मेजर करना है तो उसके क्या तरीके हैं। डिस्कस द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सैलरी और जो बेनिफिट्स हैं उनको इम्पैक्ट करते हैं। डिस्क्राइब स्किल बेस्ड एंड वेरिएबल पे सिस्टम्स, ये पेमेंट सिस्टम्स हैं, आप किस तरह सैलरीज देते हो ये भी हमने देखना है। दो तरीके हमने पढ़ने हैं, स्किल बेस्ड या वेरिएबल पे सिस्टम्स। डिस्क्राइब करियर डेवलपमेंट फॉर टुडेज एम्प्लॉयज, आजकल के जो वर्कर्स हैं उनकी करियर डेवलपमेंट के ऊपर भी बात करेंगे। तो ये 4 पॉइंट आपके फॉल करते हैं एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर, कंपनसेशन बेनिफिट्स करियर डेवलपमेंट के अंदर। उसके बाद हमारे पास करंट इश्यूज इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाते हैं, ये भी हमने देखने हैं। एक्सप्लेन हाउ मैनेजर्स कैन मैनेज डाउन साइजिंग, मतलब किस तरह मैनेजर्स वर्कर्स को एक फर्म के अंदर कम करते हैं जब जरूरत पड़ती है। डिस्कस हाउ मैनेजर्स कैन मैनेज वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, अब मुख्तलिफ किस्म के एम्प्लॉयज आपके पास काम करते हैं, कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस कल्चर्स डिफरेंट जगहों से आते हैं, तो किस तरह उनको इकट्ठे काम करवाना है, मैनेजर्स किस तरह ये सक्सेसफुली करते हैं, ये भी हमने पढ़ना है। तो ये करंट इश्यूज हैं आजकल के दौर के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, तो ये भी हमने डिस्कस करना है। इसके अलावा कुछ और करंट इश्यूज आ जाएंगे। एक्सप्लेन व्हाट सेक्सुअल हरासमेंट इज एंड व्हाट मैनेजर्स नीड टू नो अबाउट इट, ये भी हमने देखना है कि किस तरह दो जेंडर इकट्ठे काम करेंगे, मेल एंड फीमेल, और उनके आपस में रिलेशनशिप्स किस तरह मेंटेन या मैनेज करने हैं, ये भी हमने पढ़ना है। और डिस्क्राइब हाउ ऑर्गेनाइजेशंस आर डीलिंग विद वर्क लाइफ बैलेंसेस, और आजकल के दौर में ये भी बहुत देखा जा रहा है कि काम और जो आपकी लाइफ है उसका बैलेंस किस तरह रखना है। अब अगर 8 घंटे की जॉब है तो ट्रेवल टाइम इंक्लूड करके 9-10 घंटे जॉब के अंदर अगर लगते हैं तो एक एम्प्लॉय फैमिली को कितना टाइम दे सकता है या अपना लेजर टाइम कितना निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता, ये भी आजकल मेजर इशू है। कुछ कंट्रीज के अंदर काफी बात हो रही है इसके ऊपर, जिस तरह ये नॉर्वे स्वीडन, यहाँ पे 6 घंटे के वर्किंग आवर्स डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है, कुछ कर भी दी गई है। और अगर आप कुछ और मुल्कों के अंदर जाएं जिस तरह जर्मनी के अंदर, वहाँ पे जो सुपर स्टोर्स हैं ये 8 बजे तकरीबन बंद हो जाते हैं, क्योंकि फिर एम्प्लॉयज की लाइफ इम्पैक्ट होती है अगर 10-10 11-11 बजे तक ओपन रहे ये जगहें। तो वो वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन रखना ये आजकल का नया इशू है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं जो इस चैप्टर से हमने सीखने हैं। Without wasting any time, let's jump into it then. First of all, the importance of human resource management, HRM. तो ये पहला पार्ट था इस चैप्टर का, तो जिसके अंदर हमने पढ़ा कि
इस चैप्टर में हमने आगे क्या पढ़ना है, प्लस इम्पोर्टेंस क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, और हाई परफॉर्मेंस वर्क प्रैक्टिसेस की कुछ एग्जांपल्स क्या हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई सवाल है या कोई क्वेश्चन है, वो जो मैं ऑब्वियसली ऑनलाइन लेक्चर रखूंगा जिसके अंदर ये सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी कमेंट्स कर सकते हैं और मैं उनके डेफिनेटली आंसर आप लोगों को दूंगा। और सो दैट्स इट। मैं अगले लेक्चर में आपको फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ। थैंक यू, बाय। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ना भी क्यों जरूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले, एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड इवेल्युएटिंग द वर्कफोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने अच्छे एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद उनको ट्रेन भी करना है और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट भी करना है। तो अगर आप अच्छे एम्प्लॉयज को नहीं सेलेक्ट करते, सही तरीके से उनको ट्रेन नहीं करते और उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट नहीं करते, तो क्या होगा? वो डिमोटिवेट हो जाएंगे और वो सही तरीके में भी काम ना करें। एट द सेम टाइम, अगर आप सिलेक्शन सबसे पहले सही नहीं करते तो आपके पास इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज आएंगे। एक बार एम्प्लॉय अगर आ जाता है, इवन दो अच्छा एम्प्लॉय आप सिलेक्ट कर लेते हैं, अगर आप उसको अच्छे तरीके से ट्रेन नहीं करते तो हो सकता है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स को मीट ना कर रहा हो। उसके बाद इवेल्युएट करने का तरीका क्या है और किस तरह करना है, ये भी बहुत मैटर करता है और जरूरी भी है। अगर आप इवेल्युएट नहीं करेंगे उनकी परफॉर्मेंस को, फॉर इंस्टेंस अगर आप एज ए स्टूडेंट आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट नहीं किया जाता तो आप मोस्ट लाइकली नहीं पढ़ेंगे। तो इस सिमिलरली वर्कफोर्स जो होती है, जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनको भी इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है। तो इस वजह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ना या इम्प्लीमेंट करना, इसके प्रोसेसेस को काफी जरूरी है। Moreover, as an important strategic tool, human resource management helps establish an organization's sustainable competitive advantage. जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक कंपेटिटिव एडवांटेज देती है। कंपेटिटिव एडवांटेज की जब हम बात करते हैं तो इसका ये मतलब है कि एक फर्म को या एक कंपनी को दूसरी कंपनी के ऊपर क्या बेनिफिट होता है, या इसको यूं देखेंगे कि एक कंपनी किस तरह बेहतर परफॉर्म कर सकती है दूसरी फर्म से। तो आपकी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स। अगर वो आपकी एक कंपनी की रिसोर्स बेहतर है, ह्यूमन रिसोर्स दूसरी कंपनी से, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा अच्छी स्ट्रेटजीज बनाएंगे, ज्यादा अच्छे प्लान्स बनाएंगे, ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ज्यादा अच्छे तरीके से कंज्यूमर को उनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकेंगे। तो काफी आपको बेनिफिट होता है, एडवांटेज होता है। इसी वजह से जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं जिस तरह नेस्ले और इसके अलावा इंटरनेशनल फर्म्स आप देख लें, ये कार फर्म्स, BMW या माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये जितनी भी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, ये लोग काफी इंपॉर्टेंस देते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर। किस तरह एक अच्छा एम्प्लॉय को हमने लेकर आना है, क्योंकि फिर आपको कंपेटिटिव एडवांटेज होता है दूसरी फर्म के ऊपर। अब अगर हम देखें एप्पल को और माइक्रोसॉफ्ट को, तो दोनों आपस में compete करते हैं और एट द सेम टाइम अगर आप गूगल को भी लें तो तीनों अच्छे प्रोग्रामर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जो बेस्ट, जो दुनिया की क्रीम है प्रोग्रामिंग के अंदर, उसको हायर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, इनके सॉफ्टवेयर्स काफी चलते हैं। तो इस वजह से इनको कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता है। अगर फॉर एग्जांपल एप्पल अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हायर करता है, तो उनको कंपेटिटिव बेनिफिट एडवांटेज होगा माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर या गूगल के ऊपर, एंड वाइस वर्सा। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक टूल भी है, आपको कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता है दूसरी फर्म्स के ऊपर।
उसके अलावा इट ऑल्सो एड्स वैल्यू टू द फर्म. हाई परफॉर्मेंस वर्क प्रैक्टिसेस लीड टू बोथ हाई इंडिविजुअल एंड हाई ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. ये भी ऑब्वियस है, जितने अच्छे एम्प्लॉयज आपके पास होंगे, जितना अच्छा ह्यूमन रिसोर्स हायर करने का तरीका आपके पास होगा, और जितने आपके अच्छे इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस होंगी, तो उतना ज्यादा इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी. एंड ये भी जरूरी है समझना कि ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉयज, और अगर एम्प्लॉयज परफॉर्म करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन विल गो अप, अगर एम्प्लॉयज नहीं परफॉर्म करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन विल डेफिनेटली गो डाउन. तो इसलिए भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है. अच्छा, अब हम देखेंगे some examples of high performance work practices. इसके अंदर हमने ये देखना है कि वो कौन सी किस तरह की एग्जांपल्स हैं, वो क्या तरीके हैं कि जो वर्क प्रैक्टिसेस हैं वो काफी हाई परफॉर्मेंस हो, काफी अच्छी परफॉर्मेंस हो एम्प्लॉयज की. तो सबसे पहले सेल्फ मैनेज टीम्स होनी चाहिए. सेल्फ मैनेज टीम्स का मतलब है वो अपने आप को मैनेज करें. तो अगर एक ही बंदा टॉप के ऊपर सारी टीम्स को मैनेज कर रहा होगा, तो और नीचे वाले अपने आप को मैनेज नहीं कर रहे होंगे, तो फिर इश्यूज काफी ज्यादा आएंगे. तो सेल्फ मैनेज टीम्स होनी चाहिए जो अपने आप को खुद भी मैनेज कर रही हो. उसके बाद डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग. इसका ये मतलब है कि जो डिसीजन मेकिंग है, जो फैसले लेने होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सिर्फ टॉप मैनेजर्स ना ले रहे हो जो सबसे ऊपर होते हैं. जो नीचे मैनेजर्स होते हैं वो भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हो. जो वर्कर्स होते हैं वो भी डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व हो. फॉर इंस्टेंस मीटिंग हो और वो जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने मैनेजर को कहें कि सर इस तरह होना चाहिए. तो डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग आप जो टॉप मैनेजर्स हैं, अपर मैनेजर्स, वो जो नीचे वाले मैनेजर्स हैं उनको अथॉरिटी देते हैं कि आप भी डिसीजंस ले सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. आफ्टर दैट, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू डेवलप नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज. हर ऑर्गेनाइजेशन को यह भी बहुत जरूरी है कि ट्रेन करे अपने एम्प्लॉयज को, पर उसके अलावा उनको उनके स्किल सेट भी इंप्रूव करने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को. तो फॉर इंस्टेंस यूनिवर्सिटी के अंदर आपके जो लेक्चरर्स या प्रोफेसर्स होते हैं, तो यूनिवर्सिटी कोशिश करती है कि उनको फर्दर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, उनके फर्दर स्किल सेट इंप्रूव किए जाएं, उनकी एबिलिटीज इंप्रूव की जाए, ताकि वो स्टूडेंट्स को उतनी बेहतर ये एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें. सिमिलरली अब अगर हम देखें मर्सिडीज या इस तरह की बड़ी फर्म्स के अंदर, वहां पे भी कोशिश की जाती है कि एम्प्लॉयज को बेहतर स्किल सेट, जो स्टेट ऑफ द आर्ट, जो नए टेक्निक्स हैं, जो नए मेथड्स हैं, वो प्रोवाइड किए जाए. तो ये भी बहुत जरूरी है. इसके अलावा आजकल और वो कौन सा तरीका है जिससे परफॉर्मेंस बढ़ रही है, वो है फ्लेक्सिबल जॉब असाइनमेंट्स. इसका ये मतलब है कि आजकल के दौर के अंदर डिफरेंट एम्प्लॉयज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं. कुछ एम्प्लॉयज फॉर इंस्टेंस 9 to 5 वाला टाइम नहीं दे सकते. वो कहते हैं कि हमें 10 to 6 का टाइम देना है. या कुछ फर्म्स इस तरह की हैं, जिस तरह ये आईटी फर्म्स हो गई, वहां पे भी फ्लेक्सिबल जॉब असाइनमेंट्स होती हैं. आपके 24 आवर्स फर्म ओपन होती है, आपने 8 आवर्स कंप्लीट करना होता है. या इवन यूनिवर्सिटी के अंदर भी ऐसे ही होता है कि आपको कहा जाता है कि आपने 8 आवर्स डेली के कंप्लीट करना है. तो वो आप उस हिसाब से, अगर सुबह 8 o'clock नहीं आते तो आप बेशक 10 o'clock अगर आ रहे हैं, प्रेफरेबली 8 o'clock आए, लेकिन अगर नहीं आ पा रहे तो आप 10 to 6 फिर अपने 8 आवर्स कंप्लीट करें. तो ये फ्लेक्सिबल जॉब असाइनमेंट्स जितनी होंगी उतना एम्प्लॉयज के लिए बेहतर होता है, उतना ज्यादा बेहतर वो परफॉर्म भी कर सकते हैं. मोर ओवर, जितनी कम्युनिकेशन ओपन होगी उतना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर है, उतनी परफॉर्मेंस बेहतर होती है. तो अगर टॉप मैनेजर्स कम्युनिकेट ना करें नीचे वाले मैनेजर्स के साथ, या जो फ्लोर मैनेजर्स हो गए या जो नीचे वाले मैनेजर्स होते हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेट ना करें, तो एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है और उसके बाद फिर इश्यूज होते हैं. तो परफॉर्मेंस इंपैक्ट होती है.
तो ओपन कम्युनिकेशन से ये होता है कि जो भी इश्यूज होते हैं, जो भी फॉर एग्जांपल इश्यूज हो गए या कोई नए मेथड्स हो गए जो इम्प्लीमेंट करने हो, तो ओपन कम्युनिकेशन होगी तो वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे, जितने भी इश्यूज हो जाएंगे, तो और परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बेहतर होगी। मोर ओवर, और क्या तरीका है परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का? परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन। जिसकी बेहतर परफॉर्मेंस होगी उसको उतनी ज्यादा पे दी जाएगी। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप ज्यादा मोटिवेट करते हो अपने एम्प्लॉयज को कि आपको कंपनसेशन ज्यादा दी जाएगी आपकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर। एंड फाइनली, स्टाफिंग बेस्ड ऑन पर्सन जॉब एंड पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट। आप इस तरह के एम्प्लॉयज हायर करें जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफेक्टली फिट करें, उसके ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर परफेक्टली फिट करें। तो नेस्ले का कल्चर इज डिफरेंट देन फॉर एग्जांपल किसी लोकल फर्म, अगर आप सोचें उसके कंपैरिजन के ऊपर, या अगर पाकिस्तान की कोई फर्म है उसका जो कल्चर होगा वो डिफरेंट होगा एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट से। तो ऑर्गेनाइजेशनल फिट भी मैटर करती है। तो अगर आप एम्प्लॉयज इस तरह के सेलेक्ट करें, इस तरह के हायर करें जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इजीली फिट इन हो जाते हैं, जो उसके कल्चर के अंदर इजीली फिट इन हो जाते हैं, तो इश्यूज नहीं होते हैं। तो नेस्ले ओपन फर्म है, मतलब वहाँ पे कल्चर इस तरह का है कि आप एक तरह से ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते दूसरे के मामलात के अंदर, और अगर कुछ इस तरह के लोग आ जाते हैं जो बहुत इंटरफेयरिंग होते हैं तो फिर उसके बाद वहां पे कल्चर इम्पैक्ट होता है। तो ये भी देखना पड़ता है। एनीवे, ये कुछ एग्जांपल्स थी जो नई रिसर्च बता रही है कि किस तरह परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकती है। उसके अंदर ये आपके 7 पॉइंट्स हैं। सेल्फ मैनेज टीम्स अगर हैं तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, फ्लेक्सिबल जॉब असाइनमेंट्स, ओपन कम्युनिकेशन, परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन और स्टाफिंग बेस्ड ऑन पर्सन जॉब एंड पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट। ये कुछ मेथड्स हैं नए जिनके थ्रू परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जा सकता है। और कॉन्टिन्यूस रिसर्च चल रही होती है फील्ड के अंदर, जहाँ पे डिफरेंट मेथड्स, न्यू मेथड्स ढूंढे जा रहे होते हैं जिससे परफॉर्मेंस को और बेहतर किया जा सके। क्योंकि एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस बेहतर होगी तब ही एंड रिजल्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बेहतर होगी।